और आइए अब शुरू करते हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं रुमाना इसार खान। आज वो दिन है जब दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बज गई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब विश्व की दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। देखिए, रूस ने यूक्रेन पर हमला करके सीधी चुनौती जाहिर सी बात है अमेरिका को दी है। अब आशंका यह है कि लड़ाई के पहले ही दिन करीब 200 लोगों की जान तो जा चुकी है। यानी अगर ये युद्ध यहां पर नहीं रुका, जिसके संकेत मिल रहे हैं, तो आने वाले दिन में तबाही और बड़ी होगी। इसे टाला नहीं जा सकता है। युद्ध का एक बड़ा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और भारत जैसा देश जो पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, इस युद्ध के कारण तो हमारे देश में मुश्किलें अब और बढ़ने जा रही हैं। इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या यूक्रेन और रूस की लड़ाई भारत में और बढ़ाएगी महंगाई? अचानक से सायरन बजने के बाद से एकदम भगदड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। लोग अंदर जा रहे हैं, शेल्टर्स में जा रहे हैं और सभी लोगों को जब भी सायरन की आवाज आती है इस तरीके से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जाता है। भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव में बज रहा ये सायरन सिर्फ यूक्रेन के 4.5 करोड़ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे का सायरन है। यूक्रेन के आसमान पर फैला काले धुएं का गुबार। बम और धमाकों की गूंज। युद्ध का शोर मचाते रूस के फाइटर विमान। पूरी धमक के साथ आगे बढ़ते टैंक। आग बरसाती मिसाइलें। हमले से ध्वस्त होती इमारतें। और धुआं धुआं होता यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम। ये सब यही नहीं रुकेगा। जो आग यूक्रेन में जल रही है उसकी तपिश दुनिया महसूस करेगी, क्योंकि ये जंग ऐसे वक्त पर शुरू हुई है जब दुनिया का हर देश पहले ही अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उस लड़ाई के साथ इस लड़ाई को झेल पाना आसान नहीं होगा। तो इस जंग का दुनिया और खास तौर से भारत पर क्या असर होगा, ये बताने से पहले ये समझना जरूरी है कि रूस और यूक्रेन दोनों से भारत का सीधा रिश्ता है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं। युद्ध की शुरुआत के साथ यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद हो गया, जिससे वहां फंसे भारतीय छात्रों के निकलने का रास्ता भी फिलहाल बंद हो गया। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं। यहाँ पर अब यहाँ हर जगह से धुएं हो रहे हैं। सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। उससे बात हुई और वो ये कह रहा है कि अगर वो पूरे सेमेस्टर की हमारी ऑनलाइन क्लासें कर देते हैं तो हमारा वहाँ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो हम इंडिया आ जाएंगे, बशर्ते कि सरकार फ़्लाइटें चलाए,
क्योंकि एयरबेस अभी बीच में बंद है। नवंबर में ही गए थे, तो अभी सुबह से उनसे बात नहीं हो रही है। 2 दिन पहले लास्ट बात हुई थी। मम्मी पापा का फ़ोन आया अभी कि भाई से कोई बात नहीं हो रही। मैंने भी फ़ोन किया, तो बस मैं इसीलिए आई थी कि हमारे ऑफिस के पास में एम्बेसी, तो शायद कुछ हेल्प हो सके, बट यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं हुआ। सो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है कि जल्दी सब ठीक हो जाए। हालांकि सरकार की तरफ से ये भरोसा दिया गया है कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। A control room has been set up in EMI. Now this control room has been functioning for the past 7 or 8 days, but we have seriously augmented the strength. We have over 20 officers that are manning these control rooms. This control room in the Ministry of External Affairs on a 24/7 basis. यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय छात्र हैं। ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां जाते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के साथ भारत के मजबूत व्यापारिक रिश्ते भी हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जो भारत यूक्रेन से मंगाता है। इसीलिए यूक्रेन में छिड़ी जंग से भारत की चिंता बढ़ गई है। तेल बहुत महंगा हो गया, सारा अपन इंपोर्ट करते हैं इतना सारा, तो हर चीज पे तेल के रेट बढ़ने से हर चीज पे बढ़ेगा सर। हर चीज़ पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, इकोनॉमी पे पहले इतना महंगा है और महंगाई मेरे ख्याल से 1,000% बढ़ेगी सर। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर ऐसी लड़ाई चलती रही तो अपने वहाँ से गैस वैस जो भी आती है और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। इस लड़ाई को रोकना होगा, नहीं तो अपने वहाँ से जो भी गैस वैस आती है ये सब महंगा ही रहेगा। एक्सपेंसिव हो जाएगा सारा, तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी उससे। और 2 साल कोविड के वैसे ही बहुत ख़राब रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अब ये फ्यूचर तो है बहुत ख़राब दिख रहा है। सेंसेक्स जो है वो 2000 पॉइंट नीचे आ चुका है। निफ्टी जो है वो 600 पॉइंट माइनस हो चुका है। हिंदुस्तान के तमाम शेयर्स जो हैं वो गिरे हुए हैं। मार्केट पे इसका असर आएगा और मुझे लगता है कि इस पे तेल की महंगाई बढ़ेगी। तेल के भाव बढ़ रहे हैं और गैस तो काफ़ी यूरोप को वहाँ से आती है, तो फ़र्क तो पड़ेगा। महंगाई को लेकर लोगों की ये चिंता वाजिब है, क्योंकि युद्ध कहीं भी हो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ये कह चुकी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी करेंगी। रूस कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा निर्यातक है। दुनिया में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी 12% की है। इसी तरह प्राकृतिक गैस का 40% उत्पादन रूस में होता है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि युद्ध बढ़ा तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ना तय है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई भले ही भारत से 4000 किलोमीटर दूर लगी हो, भले ही यूरोप भारत से और भी ज्यादा दूर हो, पर इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, आपकी हमारी जेब पर सीधा सीधा पड़ने वाला है। सबसे पहला जो असर होगा वो होगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस, जो कि $100 के आसपास पहुंच गई हैं। आज जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, अगर सिर्फ उसी पे लें तो मेरे अनुमान के हिसाब से 10 से 15 रुपए सीधा सीधा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इसको हम कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं, CPI। वो पहले ही 6% से ऊपर है। इस पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने से वो और ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $1 भी बढ़ती है तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर 50 से 60 पैसे बढ़ जाते हैं। JP मॉर्गन का आकलन है कि युद्ध खींचने की स्थिति में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक जा सकता है, जिसका मतलब है दिल्ली में पेट्रोल की कीमत $16 बढ़ जाएगी। और अगर रूस ने दुनिया को कच्चे तेल का निर्यात कम किया तो दाम $150 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली में पेट्रोल $34 तक महंगा हो जाएगा। तेल की कीमत जरूर बढ़ेगी, बट कितनी बढ़ेगी ये इस मुख्य सवाल है। अमेरिका एंड मैनी अदर कंट्रीज, सम और देशों के पास 3-3 महीने का स्टॉक होता है। सो इमीडिएटली तो ये लोग के स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये युद्ध 3 महीने से ज़्यादा चलता है तो इनकी प्रॉब्लम होगा कि तो तेल की और भी बढ़ सकती है। कंज्यूमर प्राइस में 5% का फ़र्क, सो 5% में ₹100 का जो लीटर का पेट्रोल मिलता है, इसका ₹105 हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है कि हर वो सामान जिसकी धुलाई होती है, जैसे सब्जी, फल, खाने पीने और लोगों की जरूरत की बाकी चीजें, वो सब महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से जो खुदरा महंगाई दर है वो ऊपर जाएगी, जिससे खाने पीने का सामान
रोजमर्रा की जरूरत का सामान, कंज्यूमर गुड्स, जितने भी खरीदारी एक आम हाउस होल्ड करता है वो सब ऊपर जाती दिखेगी, क्योंकि उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ट्रांसपोर्टर उसका लोड ग्राहक के ऊपर डाल देते हैं। भारत में खाने के तेल की कीमतें पिछले कई महीनों से जबरदस्त उछाल पर हैं। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल और महंगा हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन रिफाइंड सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। यूक्रेन के बाद रूस दुनिया को सबसे ज्यादा सूरजमुखी तेल निर्यात करता है। भारत बड़े पैमाने पर सूरजमुखी तेल यूक्रेन से आयात करता है। मतलब लड़ाई के कारण तेल की महंगाई बढ़ना तय है। युद्ध के कारण महंगाई की अगली मार किसानों की सबसे बड़ी जरूरत यानी खाद पर पड़ सकती है। भारत में पहले से ही खाद का संकट चल रहा है। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही बड़े पैमाने पर खाद का उत्पादन करते हैं। रूस भारत को यूरिया की सप्लाई करता है, यानी युद्ध जारी रहने पर खाद की सप्लाई पर असर होगा तो किसानों को फिर संकट का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध होता है तो अर्थव्यवस्था के ऊपर खराबी असर पड़ता है। कोई भी युद्ध ऐसा तो नहीं है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को बेनिफिट करके गया हो, तो डैमेज होता है। जो भी युद्ध में जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, ये नहीं कि कोई उसमें लाभ में रहता है, सभी को नुकसान होता है आर्थिक तौर पर। सप्लाई जो हमें चाहिए, क्योंकि रुपी वॉलेटाइल है, कुछ महंगी भी होंगी चीज़ें, तो उसी के संदर्भ में हमें अपनी सप्लाई अभी बरकरार रखनी चाहिए आने वाले समय को देखते हुए। युद्ध की मार भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन कारों में लगने वाले सेमीकंडक्टर की एक खास धातु पैलेडियम और नियॉन का उत्पादन करता है। भारत पहले ही सेमीकंडक्टर की किल्लत झेल रहा है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई इस संकट को और बढ़ा देगी। ये बड़े तेल उत्पादक देश हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच जंग से भारत में बहुत सी चीजें महंगी हो सकती हैं। आपको बताते हैं आम आदमी की जरूरतों से जुड़ी वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके दाम बढ़ सकते हैं इस जंग की वजह से। सबसे बड़ा असर पेट्रोल और डीजल के दाम पर पड़ेगा। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण इनका महंगा होना तय मानिया। इसी तरीके से सीएनजी, रसोई गैस, ये भी महंगी हो सकती है। अच्छा, रूस जो है वो कोयले का भी बड़ा निर्यातक देश है, तो माना यह जा रहा है कि युद्ध अगर बढ़ेगा तो फिर कोयला भी महंगा हो सकता है। अब अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो फिर इसका असर तो ढुलाई की वजह से सब्जी, फल, रोजमर्रा की दूसरी चीजों के दाम पर भी पड़ेगा। यूक्रेन जो है वो सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल का भी सबसे बड़ा निर्यातक है। मतलब पहले से महंगा खाने का तेल और महंगा हो सकता है। इसके अलावा युद्ध के कारण खाद और यूरिया का संकट भी बढ़ सकता है। तो ये जो बड़ी खबर है रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की, और ये जिस तरीके का एस्केलेशन इसमें देखा जा रहा है, मतलब जिस तरीके से ये और भीषण रूप लेता जा रहा है। Explicit pledge and every principle of civilized behavior between states, spurning the best efforts of this country and our allies to avoid bloodshed. For this, Putin will stand condemned in the eyes of the world and of history. He will never be able to cleanse the blood of Ukraine from his hands. And although the UK and our allies tried every avenue for diplomacy until the final hour, I'm driven to conclude that Putin was always determined to attack his neighbour, no matter what we did. Now we see him for what he is, a blood-stained aggressor who believes in imperial conquest. I am proud that Britain did everything within our power to help Ukraine prepare for this onslaught, and we will do our utmost to offer more help as our brave friends defend their homeland. Our embassy took the precaution on 18th of February of relocating from Kiev to the city of Lviv in western Ukraine, where our ambassador Melinda Simmons continues to work with the Ukrainian authorities and to support British nationals. Now we have a clear mission. Diplomatically, politically, economically, and eventually militarily, this hideous and barbarous venture of Vladimir Putin must end in failure. At the G7 meeting this afternoon, we agreed to work in unity to maximize the economic price that Putin will pay for his aggression. And this must include ending Europe's collective dependence on Russian oil and gas that has served to empower Putin for too long. So I welcomed again Chancellor Scholz's excellent decision to halt the certification of Nord Stream 2. Mr. Speaker, countries that
together comprise about half the world economy, are now engaged in maximizing pressure, economic pressure, on one that makes up a mere 2%. For our part today, the UK is announcing the largest and most severe package of economic sanctions that Russia has ever seen. With new financial measures, we're taking new powers to target Russian finance, in addition to the banks we've already sanctioned this week. Today, in concert with the United States, we are imposing a full asset freeze on VTB. More broadly, these powers will enable us totally to exclude Russian banks from the UK financial system, which is, of course, by far the largest in Europe, stopping them from accessing sterling and clearing payments through the UK. And with around half of Russia's trade currently in US dollars and sterling, I'm pleased to tell the House that the United States is taking similar measures. These powers will also enable us to ban Russian state and private companies from raising funds in the UK, banning dealing with their securities and making loans to them. We will limit the amount of money that Russian nationals will be able to deposit in their UK bank accounts, and sanctions will also be applied to Belarus for its role in the assault on Ukraine. Overall, we'll be imposing asset freezes on more than 100 new entities and individuals, on top of the hundreds that we've already announced. This includes all the major manufacturers that support Putin's war machine. Furthermore, we are also banning Aeroflot from the UK. Next, on top of these financial measures and in full concert with the United States and the EU, we will introduce new trade restrictions and stringent export controls similar to those that they in the US are implementing. We will bring forward new तो ब्रिटेन की संसद में बोरिस जॉनसन को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया जा रहा था किस तरीके से सख्त पाबंदियां जो रूस पर लगाएगा यूके। और इस सब के बीच इस वक्त बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। आपसे कुछ ही देर पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। विकास, क्या जानकारी साझा की जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से जो बात की है उसको लेकर। ये बिल्कुल देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है उसमें प्रधानमंत्री का जो स्टैंड था वो क्लियर था कि रूस और नाटो देशों के बीच जो भी इश्यूज हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए और इस मामले में जो सीज फायर के वायलेशन है वो नहीं होने चाहिए थे और इसलिए जो बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने के कूटनीतिक प्रयास तेज करने चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से जो बातचीत की उसमें जो भारतीय हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, खासतौर पर जो छात्र हैं, उनकी चिंताओं को साझा किया है और ये भी कहा है कि भारत की जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जो पहली प्राथमिकता है, वो भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालना है। और दोनों ही नेता इस बात पर राजी भी हुए। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत में इस बात पर सहमति बनी कि जो ऑफिशियल्स हैं, भारतीय अधिकारी हैं और जो डिप्लोमेट हैं वो बातचीत करके आपस में इस इशू को सुलझाएंगे ताकि जो भारतीय हैं वहां से उनकी सुरक्षित वापसी यूक्रेन से कराई जा सके। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो रूस और नाटो देशों के बीच मुद्दे को लेकर यूक्रेन पर जो हमला हुआ है उसके बाद अब इस पूरे मसले को, पूरे मुद्दे को युद्ध के बजाय बातचीत के जरिए और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हल करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जो फोकस एरिया था वो वहां फंसे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी। विकास भदौरिया, कितनी देर ये बातचीत हुई, इस बाबत कोई जानकारी? तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बातचीत हुई। इस पूरे मामले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो रूस का स्टैंड है वो बताया, जो हालात थे उनके बारे में जानकारी दी और उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये उनको कन्वे किया गया कि इस बातचीत के जरिए इस पूरे हालातों का हल निकाला जाना चाहिए।
कूटनीतिक प्रयासों के जरिए ही इस मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जो प्रायोरिटी थी, जो प्राथमिकता थी, वो भारतीयों की सुरक्षित बात थी। ये बड़ी जानकारी जो विकास भदौरिया दे रहे हैं, बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है। करीब 20 मिनट के आसपास ये बातचीत हुई है और इस बातचीत में पीएम मोदी की तरफ से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यही कहा गया है कि रूस और नाटो के बीच जो समस्या है, जो विवाद है, वो संवाद से उसका समाधान निकाला जाए। साथ ही भारत की तरफ से एक बार फिर से चिंता व्यक्त की गई है उन भारतीयों को लेकर जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कुछ ही देर पहले जब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसमें बताया गया था किस तरीके से एक खाका भारत ने तैयार किया है पोलैंड के रास्ते भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालने का। और सिर्फ पोलैंड ही नहीं बल्कि बाकी जो यूरोपीय देश हैं जो यूक्रेन से लगे हुए हैं, जिसमें हंगरी भी है, स्लोवाक भी है, रोमानिया भी है, उनके जरिए भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस सुरक्षित देश लाने की भारत की तैयारी। खबर जान लीजिए आप, यूक्रेन का जो चर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है उस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। चर्नोबिल में न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा। यूक्रेन में चर्नोबिल का ये न्यूक्लियर प्लांट है और यूक्रेन की तरफ से पहले ही ये कहा जा रहा था कि रूस की नजर जो है वो इसी चर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि यूक्रेन में चर्नोबिल पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रूस जो है वो यूक्रेन में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन में अपने दायरे को बढ़ाता हुआ एक के बाद एक शहरों पर बमबारी करते हुए, मिसाइल दागते हुए अब चर्नोबिल में जो परमाणु संयंत्र है उस पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसके मुताबिक यहां चर्नोबिल में टनों परमाणु ईंधन रखा हुआ है और फिलहाल इस चर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। साथ ही आपको बता दें, आपसे कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से करीब 20 से 25 मिनट तक बातचीत की है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने बात की है और व्लादिमीर पुतिन से यही कहा है कि जो विवाद है उसका संवाद से ही समाधान निकाला जाना चाहिए। साथ ही जो भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाए, इसे लेकर भी प्रधानमंत्री ने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।